Okay, welcome to Kite Talks. We have an amazing gentleman with us, Mr. Dhanraj Dhurve. Congrats पहली बात धनराज भाई आपको for 100K on YouTube. आपका थैंक यू सो मच। कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है ऑडियंस को वेरी क्लियरली. शुरू करते हैं फिर. आप अपना थोड़ा बैकग्राउंड बता दीजिए और आपने क्यों कंटेंट क्रिएशन शुरू किया, कब शुरू किया, कैसे शुरू किया. तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं पहले फुटबॉल खेला करता था, जैसे कि सभी जानते हैं वैसे तो। और ये बेसिकली जो कंटेंट क्रिएशन है ये कोविड की वजह से, जैसे काफ़ी लोग इस फील्ड में आए हैं तो मैं भी वैसे ही आया था। बिकॉज कोविड के टाइम पे तो मुझे इंजरी थी और उस टाइम पे कुछ करने के लिए था नहीं, तो मैं भी यूट्यूब देखा करता था क्योंकि खाली टाइम था, क्या करें। तो उस टाइम पे लेकिन मुझे इंडियन फुटबॉल को लेकर कुछ इंफॉर्मेशन वहाँ पे मिलती नहीं थी। तो वहां से एक ऐसी आइडिया आया था कि मुझे जितना नॉलेज है, मैंने जितना एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, उसको क्यों ना मैं शेयर करूं, जिससे मे भी हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए, या कोई कुछ करना चाहता हो तो वो जान सके कि कैसे क्या उसको चीजें मिल सकती है। तो वहां से ऐसा आइडिया आया कि मैं कुछ बनाता हूँ, और धीरे धीरे मैंने जो है कंटेंट्स बनाना चालू किया था इंडियन फुटबॉल को लेकर। और मेनली मैं प्लेयर्स के लिए बनाता था स्टार्टिंग में, कि कैसे एक प्लेयर बन सकता है, क्या चीजें उसको अवॉइड करना चाहिए, क्या चीजें उसको मतलब कि अपने लिए ऐड करना चाहिए। और धीरे धीरे लोगों ने उसको पसंद किया। देन उसमें मैंने फिर चीजें ऐड करी, जैसे क्योंकि मुझे ज्यादा पता नहीं था क्या चीजें होती है। तो लोगों ने बताया कि आप ये कर सकते हैं, जैसे मैचेस के बारे में बात करिए, रिव्यू करिए, प्रीव्यू करिए। तो मैंने कमेंट्स सेक्शन में जो मैं पढ़ता था वही मैंने चीजें ऐड करते गया, और यहाँ तक की जर्नी पहुंची है। बढ़िया, मतलब ऑडियंस के ही आपने ऑडियंस की बात सुन के उनका फीडबैक हाँ इनकॉर्पोरेट किया एंड यू केप्ट ग्रोइंग. awesome. कितना कितना टाइम हो गया होगा आपको कंटेंट क्रिएशन शुरू करके, मतलब 2-3 साल कोविड से. हाँ, मैंने 2021 में समर के बाद चालू हाँ. किया था, और अभी अभी ऑसम ऑसम. और अभी आप जैसे अभी भी आप फुटबॉल खेलते होंगे तो हाउ डू यू मैनेज योर टाइम, मतलब आपका दिन कैसे जाता है एज अ कंटेंट. आप अभी फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो या यू हैव समथिंग ऑन द साइड. नहीं, अभी मैं फुल टाइम ही कर रहा हूँ, और मैं अभी फुटबॉल नहीं खेल पा रहा हूँ बिकॉज मुझे एसीएल टीयर है, जो मैं सर्जरी अभी समर में कराने वाला हूँ। तो मैं भी उसके बाद में फिर से खेलूंगा, लेकिन अभी वैसा मेरा सोच नहीं है कि मैं उतना उस हायर लेवल पे जाऊंगा, बिकॉज एज फैक्टर भी आ जाता है बीच में। राइट. और बीच में मेरी एकेडमी मैंने चालू करी थी, लेकिन वो भी कोविड के टाइम पे ही फिर बंद हो गई, क्योंकि जो है मुझे ग्राउंड वगैरह जो फैसिलिटीज मिल नहीं पाई हमारे यहाँ, क्योंकि बहुत बहुत छोटा इलाका है। तो यहाँ हम्म. पर फैसिलिटीज मिलना, इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी कमी है। तो कुछ टाइम तक मैंने जैसे जैसे चलाई थी स्कूल के साथ टाइप करके, देन वो बंद करना पड़ा। तो अभी फिर फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन में ही हूँ मैं। बढ़िया बढ़िया. आपका अभी जैसे बहुत कोलैबोरेशंस वगैरह भी होते हैं, जैसे अभी ओडिशा एफसी के साथ कुछ हुआ था, जी। फैन कोड के साथ इफ आई एम नॉट रॉन्ग कुछ आपका हाँ। कोलैबोरेशन था, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए. उड़ीसा, अच्छा, फैन कोड की बात पहले कर लेता हूँ। फैन कोड एक्चुअली वो कंटेंट क्रिएटर्स उनके लिए ढूंढ रहे थे जो फुटबॉल पर बात करते हैं, तो उन्होंने हर नीच के अलग अलग कंटेंट क्रिएटर्स से शायद आई थिंक उन्होंने कनेक्ट किया है। तो इंडियन फुटबॉल में मैं बहुत बोलता हूँ, तो शायद इस वजह से उन्होंने मुझ तक कांटेक्ट किया था। तो मैंने कहा ठीक है, हाँ, मेरा तो ओवरऑल जो गोल है वो यही कि मैं इंडियन फुटबॉल को कितना प्रमोट कर सकता हूँ, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो। तो उनके साथ ऐसे कोलेब्रेशन हुआ था। और उड़ीसा एफसी का ऐसा था कि एक्चुअल में मुझे उड़ीसा में जब गया था मैच देखने के लिए, तो वहां पर मेरा जो काम है, उन लोगों ने देखा हुआ था कि मैं इंडिया फुटबॉल की बातें करता हूँ। तो बेसिकली पहले जो वहां पर मैं एकेडमीज वगैरह विजिट किया, तो देन क्या हुआ कि जो वहाँ के मैनेजर है उड़ीसा एफसी के, उनसे मेरी पहले भी बात हो रखी थी। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप उड़ीसा एफसी की ट्रेनिंग देखने के लिए आइए और प्लेयर्स से मिलिए। देन मैं उनके पास फिर गया था, और ऐसे फिर मैं सबसे मिला, तो बहुत एक अच्छा मतलब एक्सपीरियंस था कि कैसे प्लेयर्स है, उनके प्रेसिडेंट से मिला। तो बहुत अच्छा लगा। और मतलब मैं तो कंटेंट क्रिएटर हूँ, लेकिन इतनी जो इज्जत मुझे वहां पर दी, वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। ऑफ कोर्स किसी के लिए भी बड़ी बात होगी इन सारे प्लेयर से, सर्जियो लोवेरा से मिलने का. आई कैन जी। इमेजिन. और ओके, नाउ कमिंग टू, आपको कैसा लगा जब सुनील छेत्री ने आपको रिकॉग्नाइज करा. मैं एक्चुअली मैं बताता हूँ क्या था कि मैं वहां पे गया था ऐसे नॉर्मली, मतलब होटल में हमारे फ्रेंड रंजीत बजाज है, उनसे मिले।
तो हम साथ में मैच देखने जाने वाले थे। तो हमारा एक आइडिया था कि हम इंडिया का बहुत बड़ा फ्लैग लेकर जाएंगे स्टेडियम में, जो हम वहां पे खड़े भी थे फिर लेकर। तो उतने में क्या हुआ कि पता चला कि टीम अभी निकल रही है स्टेडियम के लिए। तो ऐसे ही आया कि नीचे अपन होटल के पास बस के पास उसने फ्लैग लेके खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे खड़ा हो गया। अब उतना पूरी टीम जा रही थी। अब सुनील छेत्री ने सडनली ऐसा बोला, मैं सोचूं यार ये क्या है। तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग भी था और बहुत खुशी की बात थी कि, क्योंकि एक सपना था मेरा कि मैं कभी सुनील छेत्री के पास जाऊंगा, उनसे बोलूंगा कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन। लेकिन फिर जब पता चला कि वो भी मुझे देखते हैं, तो वो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात थी। नहीं नहीं, सही है, योर वर्क स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। आपको जो भी रिकग्निशन मिल रहा है आपकी हार्डवर्क का रिवॉर्ड है इन अ वे। um, अभी आपने ये जो कंटेंट क्रिएशन जब से शुरू किया है तब से, आई आई थिंक आई वी टच्ड अपॉन दिस बिफोर, बट आपका दिन कैसा जाता है? लाइक व्हाट इज अ यूजुअल डे? आप कितना टाइम कंटेंट क्रिएशन में, स्क्रिप्टिंग में, एडिटिंग में आप, और आपकी आपकी टीम है, आप सब कुछ खुद करते हैं, थंबनेल्स वगैरह? थोड़ा उसके बारे में बताइए। वैसे तो मेरी टीम है जिसमें एक, मतलब सब मेरी फ्रेंड्स है, तो पूरा फ्रेंड सर्कल वो टीम बन गई है। तो जैसे कि मेरा कजिन है, वो मेरे थंबनेल से जो एडिटिंग होती है वो कर देता है। और मेरा एक फ्रेंड है, वो अपनी जॉब भी करता है और प्लस मेरे जितने बिजनेस वाली चीज होती है वो देखता है। प्लस एक और फ्रेंड है जो कंटेंट्स वगैरह मुझे आइडियाज बताते रहता है। और बाकी जो डेप्थ वाले कंटेंट्स होते हैं, जैसे कि कोई इंफॉर्मेशन या कुछ वो या एक्सपीरियंस की बात जब आती है, वो चीजें मैं खुद ही मतलब कर लेता हूँ। तो ऐसे हमारी 3-4 लोगों की टीम बन गई है। और दिन कैसे जाता है की बात तो, दिन मेरा अभी वैसे ही जाता है जैसा पहले आता था। पर थोड़ा सा टाइम मैं यहाँ पर देता हूँ, और कभी जैसे जब मैचेस वगैरह होते हैं तब थोड़ा सा दिन ज्यादा बिजी हो जाता है क्योंकि मैच देखना होता है। बाकी अदरवाइज मैं अपना काम तो जल्दी से कर लेता हूँ। और अभी भी मैं कभी कभी यहाँ पर जो है अनप्रिविलेज बच्चे उनको कोचिंग देने चले जाता हूँ। तो उसके लिए मैं टाइम निकालने की कोशिश करता हूँ कि वहां जाऊँ, क्योंकि एक फुटबॉलर कभी ग्राउंड से दूर नहीं रह सकता। तो वो मैं कोशिश करता हूँ वहां जाने की। तो दिन स्टार्ट ऐसे होता है, स्टार्ट मतलब वर्कआउट करता हूँ मैं सुबह आज भी उठ के। देन नॉर्मली वही अ, मतलब इस मैं कोशिश करता हूँ कि दिन में मेरा कंटेंट्स बना लूँ ताकि मैं रात में जल्दी सो पाऊँ। तो बस यही है, ज्यादा कोई मतलब बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं है। बस वही कि बस लोगों से बातें करना, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि सबसे, क्योंकि कई लोग मुझे मैसेजेस करते हैं उनसे मैं बात कर पाऊँ। क्योंकि क्या होता है ना कि एक टाइम था जब मुझे चीजें पता नहीं थी, मैं बड़े बड़े लोगों को मैसेज करता था तो मुझे रिप्लाई नहीं आते थे, तो मैं सोचता था कि यार क्यों नहीं करते। तो आज मैं वो कभी सोचता हूँ कि आज मुझ तक लोग पहुंचना चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम को लेकर, तो मैं अगर उन तक नहीं पहुंचूंगा तो ये फिर कहीं ना कहीं मैं गलत हूँ। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ सब तक पहुंचने की, हालांकि उसमें भी कई लोग तक मैं नहीं पहुंच पाता हूँ। तो अभी मेरी कोशिश है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को डेली बात कर पाऊँ। ऑसम ऑसम, कहते हैं कि अपने रूट्स को नहीं भूलना चाहिए कभी, एंड यू वेरी क्लियरली आर हाँ। फॉलोइंग दैट। बढ़िया यार। um, इंडियन फुटबॉल की बात करते हैं तो, जैसे इंडिया में बहुत सारे फुटबॉल फैंस हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इंडियन फुटबॉल के जो फैंस हैं वो काफी कम। आप, आई नो यू आर वर्किंग टुवर्ड्स द कॉज ऑफ इंक्रीजिंग दैट नंबर, बट एज अ कम्युनिटी कंटेंट क्रिएटर्स, कि आपको क्या लगता है कि उनका क्या रोल है, और क्या कर सकते हैं टू इंक्रीज दैट नंबर ऑफ इंडियन फुटबॉल फैंस? प्रीमियर लीग, ला लीगा तो सब देखते हैं, बट जैसे अभी एएफसी कप आ रहा है, तो लाइक हाउ डू वी गिव द नेशनल टीम द बैकिंग जो दे डिजर्व इट? अब देखो, सबसे पहले तो मैं ऐसा समझता हूँ कि इंडियन फुटबॉल को हम फैंसी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट भी वैसे ही बड़ा है। तो फैंस का इम्पोर्टेंस तो इतना ज्यादा है कि आप उसको हम ऐसा बयान नहीं कर पाएंगे कितना ज्यादा है। तो मेनली हम क्या कर सकते हैं कि एक तो हम लोकल कम्युनिटीज में खुद से कितना वर्क करें, वो सबसे ज्यादा चीज मैटर करती है। क्योंकि हम बड़ी बड़ी बातें कर देंगे कि ये है वो है, उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन लोकली हम खुद जाके, जैसे हम कई ऐसे प्लेयर्स है या कई क्लब्स है लोकली, वहां पे वो लोकल प्लेयर्स भी इंडियन फुटबॉल को, भले फुटबॉल खेल रहे बट वो इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट नहीं करते। तो ये तो कहीं ना कहीं गलत हो गया। तो वहां पे जो सीनियर्स है, कोचेस है, वो खुद, जैसे क्या होता है हर टीम जब कूलिंग डाउन सेशन होता है तो बातें होती है। तो जब बात होती है तो आप थोड़ा बहुत जो है अपने प्लेयर से बात करें, क्योंकि जब वो बच्चा ग्राउंड पे बात करेगा, वो जाके स्कूल में अपने फ्रेंड से बात करेगा। फिर वो एक चेन बनते जाएगी, फिर हो सकता है वो फ्रेंड किसी और से बात करेगी, ऐसा होने वाला है, इंडिया वहां खेलने वाली है, ऐसा कुछ होगा। क्योंकि आपने जब देखा कि कतर से हमारा मैच था, उस मैच की हाइप बहुत ज्यादा थी, क्योंकि कतर एक बहुत बड़ी टीम है।
लेकिन वहीं पर हमारा मैच नेपाल से होता है या किसी से, तो कोई हाइप नहीं होती क्योंकि कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। तो एक वो भी है कि हमारे मैचेस अच्छी टीम से होते रहेंगे, मे बी तो फैन फॉलोइंग थोड़ी इंक्रीज होती रहेगी, लेकिन लोकली हम कितना खुद से काम करें। क्योंकि एक होता है कि इंडियन फुटबॉल एआईएफ कुछ नहीं कर रहा है, एआईएफ कुछ नहीं कर रहा, चलिए वो कुछ नहीं कर रहा है ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? तो आपका ही, क्योंकि हम जब क्रिकेट की बात है, आप कहीं भी चाय के कॉर्नर में मतलब ठेले पे बैठ के हम बात करते रहे, विराट कोहली ने आज ऐसा खेला वैसा खेला, तो हम चर्चा करते हैं। लेकिन फुटबॉल की कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि एक तो देखते नहीं है, और चलिए जो देखते हैं वो भी नहीं करते, क्योंकि वो बोलते हैं कि हम क्या ही फुटबॉल की बात करेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम जितनी बातें करें, कि ये चीज मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है। मेरा एक भी फ्रेंड जो है फुटबॉल का कोई लवर नहीं है, लेकिन आज सबको फुटबॉल के बारे में पता है, बिकॉज मैं सबको बताते रहता हूँ जबरदस्ती। तो ऐसा है कि हम थोड़ा थोड़ा अगर बताते रहेंगे तो वो फैलते रहेगी बातें, और फैन फॉलोइंग भी बढ़ेगी, मैच देखने के लिए लोग इंटरेस्ट भी लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। सही है, सही है। um, अभी अपकमिंग जो मैचेस है, ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान, उसके बारे में लाइक वो आपको क्या रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है उनसे? देखो, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे कोच साहब है, उनकी भी उतनी खास रियलिस्टिक अप्रोच के बारे में जाएंगे तो वो भी, उन्होंने भी साफ बोल दिया था कि मैं उतना सीरियसली नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि जो कैंप की डिमांड करी थी मिला नहीं उनको। तो 10 दिन का कैंप है, देन हमको फेस करना है ऑस्ट्रेलिया को, उज्बेकिस्तान को, सीरिया को, और तीनों ही टीम्स अभी काफी अच्छे फॉर्म में चल रही है। बिकॉज अगर चलिए ऑस्ट्रेलिया ने तो कैंप नहीं भी किया है क्योंकि उनके प्लेयर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन दो टीम्स तो पूरा मतलब प्रॉपर कैंप्स करके आ रही है। तो अब आप खुद सोचिए कि हम, हमारी टीम 10 दिन का कैंप और उनकी टीम महीने भर का कैंप, तो ये कितना फर्क है। तो रियलिस्टिकली देखेंगे तो अभी जैसे हमारी टीम की अप्रोच है कि हमने एक असिस्टेंट कोच लिया है, कि जो सेट पीसेस के ऊपर वर्क करने वाला है, जो इंग्लैंड के फॉर्मर प्लेयर है, मैनचेस्टर सिटी वगैरह से खेले हैं, ट्रेवर सिंक्लेयर नाम है जिनका। तो हमारी अप्रोच है कि हम बहुत फिजिकली स्ट्रांग टीम्स है, तो हम थोड़ा सा डिफेंस पे वर्क करेंगे और जो है सेट पीसेस के ऊपर वर्क करेंगे, क्योंकि हमको सेट पीसेस ही एक ऐसा है कि कॉर्नर मिल जाएंगे, फ्री किक्स मिल जाएगी, तो उसके थ्रू हम गोल निकाल पाए, ये हमारी स्ट्रेटेजी है इस टूर्नामेंट के लिए। तो अब अपनी स्ट्रेटेजी क्लियर है कि अब, और लेकिन ओपोनेंट्स आप देख सकते हैं कितने टॉल हाइटेड और फिजिकली कितने स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट्स हैं। तो वो स्ट्रेटेजी कितना वर्क करेगी वो भी, मतलब ऊपर नीचे ही है, 50-50। तो बहुत, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा हमारी एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, क्योंकि एक्सपेक्ट करेंगे फिर बाद में नहीं होगा तो बहुत बुरा लगेगा। तो मतलब बहुत हाईएस्ट अगर रिजल्ट अगर ड्रॉ भी आ जाए, तो मैं तो उसको विन के जैसा देखूंगा, लेकिन विन तो मैं नहीं सोचता हूँ। मैं सबसे ज्यादा कुछ अच्छा रिजल्ट सीरिया के अगेंस्ट सोच सकता हूँ। बाकी उज्बेकिस्तान ऑस्ट्रेलिया तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट्स है। फेयर। हाँ, ज्यादा, जितना ज्यादा आप एक्सपेक्ट करोगे उतना हम्म। डिसअपॉइंटमेंट होता है फिर। सही बात है। कमिंग बैक टू कंटेंट क्रिएशन, अभी जैसे एआई टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ रहा है, तो आप कैसे टेक्नोलॉजी, नया टेक्नोलॉजी, कुछ नए क्रिएटिव टूल्स, एआई, आप कैसे अपने कंटेंट में, अगर आप इफ यू आर यूजिंग एनीथिंग, या फिर आपको ऐसे है कि मुझे ये यूज करना है फ्यूचर में? देखो, एआई का जैसे चैट जीपीटी का यूज आज भी करते हैं लोग, क्योंकि थोड़ा सा वो हेल्प कर देता है, मतलब कंटेंट्स को अच्छे से बताने में कि यार ऐसे बना सकते हो। तो जब मुझे भी कोई ऐसी चीज का बनाना रहता है जो मे बी बहुत इंफॉर्मेटिव है, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा उसका पढ़ना हो, तो शॉर्ट में हमको चैट जीपीटी बता देता है। तो वैसे थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है कि हाँ ये ठीक है। बाकी देखिए एआई जो है, अगर कई लोग ऐसा सोचते हैं कि एआई ये कंटेंट क्रिएशन को खत्म कर देगा, ऐसा लोग मानते भी है ना, लेकिन एआई ग्राउंड लेवल पे तो जा नहीं पाएगा, और वहां की डिटेल्स तो एआई को कैसे मिलेगी? तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जो ये सब चीजें हैं तो उससे कोई दिक्कत है नहीं, और एआई का यूज तो सभी कर रहे हैं तो करना भी चाहिए, बिकॉज वहां से अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिल रही है तो क्यों नहीं। सही बात। मोनेटाइजेशन पे आते हैं। आपने अपने जब स्टार्ट किया होगा तब तो ऐसे सोचा नहीं होगा कि एक दिन यू विल क्रॉस 100,000 सब्सक्राइबर्स। तो वो पॉइंट कब था, वो टर्निंग पॉइंट कब था कि ओके, आप आपने ये सोचा कि अब मैं ये फुल टाइम कर सकता हूँ, अब इसको मोनेटाइज कर सकता हूँ, इससे मुझे रेवेन्यू आ सकता है? मैंने उसको फुल टाइम पूरे 1 साल तक नहीं सोचा था। हालांकि मेरा जो चैनल मोनेटाइज है वो मे बी शायद 35 डेज में हो गया था। ओह वाह। लेकिन हाँ, क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं ऐसा सोचा था कि मैं अपनी कोचिंग करूंगा और ये यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो ऐसा मेरा प्लान था, और मुझे ऐसा लगता था कि मे बी 1-2 साल में मेरे 1,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता था। तो मैंने देखा तो 30 डेज में मेरे जो है वो सब्सक्राइबर हो गए पूरे, और मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया। तो लेकिन फिर भी मैंने, क्योंकि उतने 1,000 व्यू बहुत कम व्यू आते थे, तो पैसा तो जनरेट होता नहीं था।
तो मैंने सोचा कि ये इसको मैं ऐसे ही मेरे साइड में रखता हूँ, मेरी कोचिंग फोकस करता हूँ। तो मैं ऐसे सोचता था। तो फिर पूरे एक साल तक मैं वैसे ही सोचता था। देन फिर एक साल के बाद जब वो थोड़ा व्यूज अच्छे हो गए और स्पॉन्सर्स मिलना भी चालू हो गए, प्रमोशंस, तब मुझे लगा कि अभी ये थोड़ा सही है। इसको अगर मैं और अच्छे से करूँ, चीजें थोड़ी और अच्छी अच्छी चीजें ढूंढ के लाऊं कि मैं क्या बता सकता हूँ। तो फिर मैंने उसके ऊपर थोड़ा फोकस किया और ऐसे फिर मैं उसको फुल टाइम कर लिया। स्पॉन्सर्स आपने मेंशन करा, तो स्टार्टिंग में आपका लाइक हाउ डिड यू स्टार्ट विद स्पॉन्सर्स, प्रमोशंस, वो कैसे था? वो ऐसे थे कि मतलब वही जो लोगों के मेल्स वगैरह आते हैं ना, क्योंकि ईमेल वगैरह सब डला रहता है, तो कि आप हमारी चीज को अपनी, क्योंकि पहले तो मैं इंस्टाग्राम वगैरह कुछ चलाता नहीं था। तो केवल यूट्यूब के लिए स्पॉन्सर्स का आता था कि आप हमारे जो है, जैसे बूट्स हो गया या कुछ हो गया, क्योंकि मैं तो फुटबॉल का चैनल था, तो मतलब अगर कुछ भी तो प्रमोट कर नहीं सकता था। तो आता था, तो ऐसे ही मतलब कि 30 सेकंड का आपकी वीडियोस में लगा देना। जैसे एक वन फुटबॉल ऐप था, वो सबको देता था कि आप 10 सेकंड का हमारा जो है वो प्रोमो थोड़ा सा लगा देना आपकी वीडियोस में। तो ऐसे मतलब स्टार्टिंग में ऐसे चालू हुआ था। फिर जब मैंने इंस्टाग्राम बनाया, मतलब पहले इंस्टाग्राम, क्योंकि लोगों ने बोला कि भाई आप जो है इंस्टाग्राम पे डिलीवर करो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे रीच अच्छी आती है। तो फिर मैंने इंस्टाग्राम पे मेरी पहली रील आई थिंक 100 के व्यू चले गए थे। ओ वाह। तो मेरे को फिर ऐसा लगा इंस्टाग्राम पे तो बहुत अच्छा है। तो फिर तो फिर मैंने इंस्टाग्राम पे फिर बनाना रेगुलरली चालू किया। तो वहां ज्यादा, लेकिन स्पॉन्सर्स के हिसाब से इंस्टाग्राम ज्यादा अच्छा है यूट्यूब पे, क्योंकि आपको स्पॉन्सरशिप बहुत कम मिलती है, क्योंकि आजकल लोग इंस्टा पे ज्यादा एक्टिव है। हम्म। और अभी शॉर्ट्स चल रहे हैं तो, और हाँ, इवन यूट्यूब आई फील मोर देन लॉन्ग फॉर्म ऑडियंस, शॉर्ट ज्यादा देख रहे हैं लोग, हाँ, इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं। तो आपका कैसा शिफ्ट रहा, बिकॉज यू स्टार्टेड एज अ लॉन्ग फॉर्म कंटेंट क्रिएटर, और हाँ। फिर आप अब इंस्टाग्राम पे भी रील्स डाल रहे हो, यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स डाल रहे हो, तो वो आपके लिए कितना मुश्किल है, कितना आसान था शिफ्ट? अब वो थोड़ा इसलिए मुश्किल है क्योंकि जब आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो तो आप बिल्कुल खो जाते हो, मतलब आपके दिल में जो आ रहा है बोलते जाओ। लेकिन इंस्टा पे ऐसा है कि आपके पास टाइम लिमिट, मतलब पहले तो केवल 60 सेकंड होते थे, अभी तो उन्होंने थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो आपको ऐसा है कि प्रॉपर स्क्रिप्ट आपको लिखना है। क्योंकि मैं आज भी यूट्यूब के लिए स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ। मैं खाली बोल देता हूँ, मतलब चीजें मैंने पढ़ी, कुछ भी किया और उसका मेरे जितने दिमाग में घुस गई मैंने बोल दिया। क्योंकि अगर आप मैं उसमें स्क्रिप्ट लिखूंगा तो कितना बड़ा बड़ा तो मैं लिखते ही रह जाऊंगा, तो बहुत हम्म। टाइम लग जाएगा। लेकिन इंस्टा पे ऐसा है कि आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो आपको लिखना पड़ेगा पूरा। आपको फिर तो ऐसा है, तो वो थोड़ा सा स्टार्टिंग में डिफिकल्ट था, क्योंकि उसके पीछे टाइम ऐसा खुद ही करना पड़ता था। अभी ऐसा है कि अब तो आदत हो गई है, तो अब हो जाता है। सही है। um ठीक है, सो वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन। अभी आप बस इतना बताइए, आपका फ्यूचर में व्हाट योर प्लान्स, व्हाट योर गोल्स? आपको आगे मे बी सम ड्रीम कोलैबोरेशन, आपको किसी के साथ कोलैब करना है, किसी के साथ काम करना है? आ, देखो, मैं मतलब मेरा जो विचार ऐसा है कि मैं कुछ फुटबॉलर्स के लिए करूँ। ये मेरा पर्सनल जो गोल है, बिकॉज फुटबॉलर्स अच्छे से तैयार होंगे, फुटबॉलर्स कुछ करेंगे तो देश का फुटबॉल ऊपर जाएगा, ये मेरा मानना है। तो मैं फुटबॉलर्स के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मे बी हमारी टीम भी वो प्लान कर रही है कैसे कुछ करेंगे। और अभी फिलहाल तो मैं अपनी जो खुद की कोचिंग वगैरह को मैं थोड़ा सा एनहांस करना चाहूंगा, नॉलेज को। उसके ऊपर मेरा फोकस है कि क्योंकि मेरे पास जितना अच्छा नॉलेज रहेगा मैं उतना अच्छा डिलीवर कर पाऊंगा। तो उसके ऊपर है, और मतलब मेनली यही है कि मैं फुटबॉलर्स के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ जहाँ से मैं चाहे वो फुटबॉलर किसी गांव में रहता हो, शहर में रहता हूँ, मतलब हर इंसान जो अपना सपना लेके आ रहा है कि मुझे फुटबॉलर बनना है, उस बड़े स्टेज तक जाना है, तो जब वो बोलता है कि मेरे पास मतलब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो वो अपॉर्चुनिटी मैं उस तक पहुंचा पाऊँ, ऐसा कुछ मैं करना चाहता हूँ। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। बहुत अच्छे नोबल कॉज के लिए आप काम कर रहे हो। होपफुली 100K, 200K, 500K जल्द से जल्द हो। um, thanks for taking out the time, Dhanraj. It's been an amazing conversation. Um, and yes, wish you the best. Thank you. थैंक यू सो मच, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बिकॉज जब हम इंडियन फुटबॉल की कुछ भी बातें करें वो हमेशा बहुत अच्छा ही लगता है। तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझसे बात करी।